माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के सदन के नेता श्रीमान अधीर रंजन जी ने इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजने की बात करी और एक लंबा इतिहास बताया। इसको मैं भी बता सकता हूं, आप उचित समय मुझे दीजिएगा कि किसने कितने बिल स्टैंडिंग कमेटी में भेजे। मुझे कोई आपत्ति नहीं, इसमें भी हमारा रिकॉर्ड उनसे बहुत अच्छा है। परंतु ये लोकसभा अभी अभी चुनकर आई, ये प्रथम बैठक उसकी हो रही है और आतंकवाद को खत्म करने के लिए जिस प्रकार की अर्जेंसी की कानून की जरूरत है उसको ध्यान में रखकर हमने आया। आपने धैर्य से सबको सुना है, किसी को टोका नहीं, रोका नहीं, सब बोलते रहे। कल का बिल चल रहा है, आज दोपहर लंच भी नहीं कराया आपने, अभी भी चल रहा है। तो पूरे पर्याप्त चर्चा इस पर हुई है, मगर आतंकवाद के खिलाफ जो कानून बन रहा है उसके पक्ष में वोट देने से वोट बैंक नाराज हो, इस भय से अगर उनको जाना है तो हम कुछ नहीं। ओवैसी जी, is number one point that in clause A11 it says as amended from time to time. Sir, I seek protection from you, sir. The government claims that any amendment of international convention can result in offense automatically being created in our country. What about Parliament, sir? We pass a bill, we decide what would be the sentence. How can the government outsource the function of Parliament through clause A11? I want the minister to answer, sir, and you please should look at it. Second clarification. Section 35-36, the minister replied to it. My basic submission to him is that the Supreme Court in VJ Roe said that without judicial review, you cannot call anyone unlawful. You are violating the Supreme Court judgment. इसलिए कह रहा हूं सर कि आप रिव्यू कमेटी तो आप बनाएंगे ना, सरकार बनाएगी, उसमें इंडिपेंडेंस कहां, एग्जीक्यूटिव बनाएगी। तो ये दो, और तीसरा सवाल सर, सर क्लैरिफिकेशन है, हमने इस मुल्क में इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को साइन किया, रेटिफाई किया, और वो कहता है कि बेल के प्रोविजन के बारे में, फेयर ट्रायल के बारे में। आप बताइए क्या ये वायलेशन नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन 1373 का, 1535 का? ये तो और अगर आप स्टेट का ऑटोनॉमी में इंटरफेरेंस हो तो खत्म करिए उसको। आप तो फेडरलिज्म को बचाना आपका काम है। मान्य सदस्य, और कोई सदस्य बाकी बचे? मान्यवर मान्य सदस्य, मान्य गृह मंत्री जी, 1 मिनट, और कोई सदस्य बाकी बचा है? खुली डिबेट कर लो उस विधेयक पर। मान्य गृह मंत्री ओवैसी साहब ने दो तरह से मुद्दे उठाए। एक ओर से वो कहते हैं कि सदन के अधिकारों को आउटसोर्स नहीं करना चाहिए और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का जिक्र करते हैं, और बेल देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को कोट करते हैं। भला आप क्या करना चाहते हो? आप मुझे सुनिए, प्लीज आप मुझे सुनिए ना, अब मुझे सुनिए ना, नहीं मुझे सुनिए ना साहब, ऐसे चर्चा नहीं हो सकती। मैं जवाब देता हूं, मुझे नहीं सुनेंगे। मान्य सदस्य प्लीज, ऐसा चर्चा नहीं हो सकती। मान्यवर, मान्य सदस्य प्लीज, मान्य सदस्य प्लीज, मान्य सदस्य प्लीज, मान्य सदस्य प्लीज 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 बैठिए। मान्य सदस्य, मैंने आपको पूरा मौका दिया, आपने मान्यवर जितने सप्लीमेंट्री मांगे मैंने सब आपके माध्यम से ओवैसी साहब को इतना ही कहना चाहता हूं कि हम जो अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 2005 का जिसमें जिक्र करा है, वो उसका रेफरेंस दिया है, उसको हमने ऑटोमेटिक कानून नहीं बनाया। इसके आधार पर कानून बनाने के लिए हम सदन के अंदर लेकर आए और सदन की सहमति से ही कानून बनेगा। कोई आउटसोर्सिंग नहीं है। आउटसोर्सिंग वो है जो आप कह रहे हो कि इसको स्वीकार कर लो और बेल दे दो। अगर सरकार को ठीक नहीं लगता है कि कन्वेंशन की सारी बातें मानने जैसी नहीं है तो हम नहीं मानेंगे, देश की संसद भी नहीं मानेगी, राज्यसभा भी नहीं मानेगी। वेयर इज आउटसोर्सिंग? मैं मोरारजी नहीं हूं भाई। मान्य मंत्री जी, इनका कोई जवाब मत दो आप। मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि संसद का कोई आउटसोर्सिंग नहीं हुआ है। मैं सरकार के
निहित अधिकारों का उपयोग कर कर ये बिल को सदन के सामने लेकर आया हूं और सदन की अनुमति चाहता हूं। अनुमति मिलने के बाद ही ये कानून में परिवर्तन। प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। नो भी खाली कीजिए। मित्रों, ये भाषण आपने सुना। अमित शाह जी ने अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देते हुए बहुत जबरदस्त तरीके से आज अपनी बात रखी। राहुल गांधी की बहुत जबरदस्त धुलाई की। और ये जो आपने छोटी सी क्लिप देखी, तो सिर्फ एक ट्रेलर था। इसके बाद मणिपुर पर भी पूरा विस्तृत जवाब दिया। और मैं समझता हूं कि मणिपुर पर अमित शाह के इस जवाब के बाद अब मणिपुर पर कुछ भी बोलने के लिए नहीं रह गया है। दूध का दूध और पानी का पानी अमित शाह ने कर दिया है। लेकिन मणिपुर की पूरी तस्वीर रखने से पहले अमित शाह ने राहुल गांधी का जो पूरा व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व की कैसे पोल खोली, कैसे उनके दोगलेपन को, उनके ड्रामे को उजागर किया। जरा उनका बयान सुनिए। अध्यक्ष जी, इस सदन में एक ऐसे नेता है, अरे यार सुनो ना, इस सदन में एक ऐसे नेता है जिनको आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया है और 13 ही बार फेल गए। उनका एक लॉन्चिंग मैंने देखा है। उनका एक लॉन्चिंग यहां सदन में हुआ था। एक गरीब मां कलावती या ऐसा कुछ नाम, कलावती, बुंदेलखंड की बहन कलावती, उसके घर वो नेता भोजन करने रहे और यहीं पीछे बैठकर गरीबी का बड़ा दारुण वर्णन, द्रवित हो जाए ऐसा वर्णन कर दिया। ठीक है भाई, अच्छा किया, आप इतने बड़े व्यक्ति होकर गरीब कलावती के घर पर भोजन पर गए, उसका भोजन कर लिया और इसकी वेदना को यहां वाचा दे दी। मगर बाद में इनकी सरकार 6 साल चली। मैं पूछना चाहता हूं, वो कलावती का क्या करा? वो कलावती को घर, बिजली, गैस, शौचालय, अनाज, स्वास्थ्य, ये सब देने का काम नरेंद्र मोदी ने। इसलिए जिस कलावती के घर पर आप भोजन पर गए हो, इसी को भी मोदी जी पर अविश्वास नहीं है, वो आज मोदी जी के साथ है। मान्यवर मित्रों, इस पूरे अविश्वास प्रस्ताव पर दिए गए भाषण के दौरान अमित शाह ने एक और बहुत जबरदस्त बात कही। और वो जबरदस्त बात यह थी कि पिछले 33 सालों से कश्मीर के अंदर मुहर्रम नहीं मनाया गया था। मित्रों, जो शिया होते हैं उनके लिए मुहर्रम जो है वो मनाते हैं। और समझने वाली बात यह है कि चूंकि कश्मीर के अंदर एक आतंकवाद प्रभावित जिला है, वो सुन्नी आतंकवाद प्रभावित जिला है, और यही वजह है कि वहां पर जो शिया थे वो मुहर्रम 33 साल से नहीं मना पा रहे थे। और अमित शाह ने जब वहां पे 370 को हटाया, उसके बाद वहां पे 33 साल के बाद मुहर्रम मनाया गया। ये अपने आप में मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा बयान है। नरेंद्र मोदी के शासन में चालू हुआ। 33 साल के बाद सिताराओं की स्पर्धा चालू हो गई, बंद कर दी थी, चालू हुई है नरेंद्र मोदी। 33 साल से, दानिश अली सुन ले, 33 साल से मुहर्रम बंद था, पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार में मुहर्रम चालू हुआ। मान्यवर, हम होम स्टे नीति लेकर आए, टूरिज्म बढ़ाने के लिए फिल्म निर्माण की नीति लेकर आए, हाउस बोट की नीति लेकर आए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आए, और आज मित्रों इसके बाद फिर बारी आई मणिपुर की। अमित शाह ने मणिपुर पर लगभग आधे घंटे तक बोला और उन्होंने एक एक बात को रखा, बताया, और यह बताया कि किस तरह से मनमोहन सिंह के राज में कुकी के बीच जो हिंसा हुई थी, कुकी और नागा के बीच में, उसमें कम से कम 1700 लोग मरे थे और किसी ने जवाब तक नहीं दिया था। अमित शाह ने बताया कि किस तरह से मनमोहन सिंह के राज में जो है लगभग 1700 एनकाउंटर हुए थे और आप सोचिए कि किसी ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। पूरे विस्तार के साथ अमित शाह ने बताया कि जो मणिपुर की हिंसा हो रही है उसमें सिर्फ 150 लोग मरे हैं, उस पर जो है इतनी बड़ी तांडव मचा रहा है विपक्ष, लेकिन जहां पे 700 लोग मरे मनमोहन के राज में, वहां पर पूरी गृह मंत्रालय उस समय चुप था, उसमें गृह मंत्री चिदम्बरम जी थे। और उसी तरह से जब 1700 एनकाउंटर हुए मणिपुर के अंदर, उस समय भी जो है किस तरह से कोई जवाब नहीं मांगा गया, कोई पूछने वाला नहीं था।
ये स्थिति थी उस समय मनमोहन सरकार की। इसकी पूरी पोल खोलते हुए अमित शाह ने आज मणिपुर पर विस्तृत बयान दिया। पूरा मित्रों बयान सुनेगा, मणिपुर की पूरी स्थिति को आप समझ जाएंगे, आप मणिपुर के एक्सपर्ट बन जाएंगे। नेशनल लिबरल आर्मी 168 लोगों ने सरेंडर किया, जिसमें 25 लोग मारे गए थे। मान्यवर, कुल 8000 सशस्त्र उग्रवादियों ने सरेंडर नरेंद्र मोदी जी के 9 साल में किया। और हमारे सम्मानीय सदस्य गौरव जी कह रहे थे हिंसा के त्रस्त है, देखा नहीं जा रहा है, आग की लपटें। भाई आग की लपटें अभी तो मणिपुर में मैं आता हूं क्यों हुई, परंतु आपके समय में तो 8 राज्य आग की लपटों से घिरे हुए थे और ये हिंसा में 6000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जो अब सरेंडर होकर मेन स्ट्रीम के अंदर आए। मान्यवर, मणिपुर में जो हिंसक घटनाएं हुई है वो क्यों हुई है, क्या स्थिति है और इससे निपटने के लिए हमने क्या कुछ किया, इसकी डिटेल बात मैं अभी करूंगा। परंतु मैं विपक्ष की इस बात से सहमत हूं कि वहां पर हिंसा का तांडव हुआ है और इस हिंसा के तांडव से कोई सहमत नहीं हो सकता। मानिए हम भी सहमत नहीं, उनसे ज्यादा दुख हमें है, परंतु ये परिस्थिति जन्य है। मैं बताना चाहता हूं इसी घटनाओं का कोई समर्थन नहीं कर सकता। समाज के नाते हमें शर्म आई इस प्रकार की घटनाएं वहां हुई है, इससे कोई इनकार नहीं, परंतु ये जो घटना हुई है वो शर्मनाक है। उस घटना पर राजनीति करना इससे भी ज्यादा शर्मनाक है। मान्यवर, मैं बताता हूं, ओके प्लीज। ये गलती आपकी है यार, आपका टाइम में बोलना पड़ेगा। प्लीज गलती आपकी है, हम तो सवाल पूछने वाला है और आप हमें हमारे ऊपर दोबारा ईंटा थोपने की कोशिश करें। सियासत तो आप कर रहे हैं, हम कहां सियासत किए? प्रधानमंत्री गए नहीं, प्रधानमंत्री जी उपस्थित। मान्यवर, एक भ्रांति देश भर की जनता के सामने फैलाई गई है कि यह सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है। मैं आज भरे सदन के अंदर आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सदन आहूत भी नहीं हुआ था। मैंने पत्र लिखकर अध्यक्ष जी से मांग की थी कि मैं चर्चा के लिए तैयार हूं, इसमें समय मर्यादा मत प्लीज बैठो 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 प्लीज 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 प्लीज। मान्यवर, मैं डे 1 से चर्चा के लिए तैयार, मगर वो चर्चा नहीं चाहते, उनको विरोध करना। और मैं कहना चाहता हूं, मेरी चर्चा से संतुष्ट न होते तो फिर कहते प्रधानमंत्री करे, प्रधानमंत्री विचार भी करते, मगर आप सदन में चर्चा ही ना होने दो। मणिपुर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर गृह मंत्री को अपना पक्ष में रखने दे। किस प्रकार की डेमोक्रेटिक व्यवस्था चाहते हैं मान्यवर? और क्या आप सोचते हो कि शोर खराबा कर आप मुझे चुप कर दोगे? आप चुप नहीं कर सकते हो। 130 करोड़ की जनता ने हमें चुनकर यहां भेजा है, हमें सुनना पड़ेगा। आप चुप नहीं कर सकते हो। मान्यवर, मैं आज बताना चाहता हूं और बड़ी संवेदना के साथ आपके माध्यम से इस देश के 130 करोड़ लोगों के सामने मणिपुर की हालिया हिंसा क्यों हुई है और क्या चल रहा है और सरकार ने क्या उपाय किए, ये भी बताना चाहता हूं। मान्यवर, मैं पास्ट में मणिपुर में क्या हुआ ये भी बताऊंगा। अब मैं जब बताऊंगा तब ये कहेंगे कि पुरानी बातों को हमें सुनाने के लिए कह रहे हो। ना जी, मैं संवेदनशील आदमी हूं मान्यवर, मैं पुरानी बातों को राजनीतिक हिसाब किताब के लिए नहीं सुना रहा। इसलिए नहीं सुना रहा कि आपके समय में भी हुआ था, हमारे समय में भी हुआ, होता है का अप्रोच हमारा नहीं है, यूपीए का अप्रोच है। हमारा अप्रोच होता है का नहीं है, हम टॉलरेट नहीं कर सकते। मैं पुरानी हिंसाओं को इसलिए बताना चाहता हूं कि मणिपुर की नस्लीय हिंसाओं के स्वभाव को जनता ने जानना पड़ेगा। नस्लीय हिंसा मणिपुर में जब होती है तब किस प्रकार से होती है वो भी जानना पड़ेगा। इसलिए मैं पुरानी हिंसाओं को भी रखूंगा, आपके मन में भ्रांति न हो, ये सवाल ना आए कि पुराना क्यों बता रहे। मान्यवर, 6 साल से करीब 6.5 साल से मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी तब से 3 मई तक एक भी दिन कर्फ्यू नहीं डालना पड़ा। मैं मेरी बात आग्रह के साथ कहना चाहता हूं, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 6 साल पूरे हो गए। 6 साल में मणिपुर में एक भी दिन कर्फ्यू नहीं डाला पड़ा। मणिपुर के अंदर एक भी दिन बंद नहीं रहा, मणिपुर के अंदर एक भी दिन ब्लॉकेड नहीं हुआ और उग्रवादी हिंसा लगभग समाप्त हो गई। ये 6 साल का भारतीय जनता पार्टी के शासन का इतिहास था। 2021 में हमारे देश की पड़ोस में म्यांमार में सत्ता परिवर्तन हुआ और म्यांमार में वहां पर
मिलिट्री का शासन आया, डेमोक्रेटिक सरकार गिर गई और वहां पर एक कुकी डेमोक्रेटिक फ्रंट है, इसने लोकतंत्र के लिए आंदोलन चालू करा। जब कुकी डेमोक्रेटिक फ्रंट ने लोकतंत्र के लिए आंदोलन चालू करा, वहां की मिलिट्री शासन ने इन पर कड़ाई करना शुरू की, दबिश बनाना शुरू की और चूंकि म्यांमार की बॉर्डर फ्री बॉर्डर है माननीय, वहां फेंसिंग नहीं है और आज से नहीं, आजाद हुए तब से नहीं फेंसिंग नहीं है, तो बहुत बड़ी मात्रा में मिजोरम और मणिपुर के अंदर कुकी भाइयों का वहां शरणार्थी नाते यहां आना शुरू हुआ। मैं इसलिए कहना चाहता हूं मान्यवर, क्योंकि उनका झगड़ा मणिपुर की मिलिट्री से था और दबिश शुरू हुई इसलिए आए, अरे म्यांमार की मिलिट्री से था और दबिश शुरू हुई इसलिए वो यहाँ पर आए। मान्यवर, हजारों की संख्या में कुकीज आदिवासी भाई यहाँ आना शुरू हो गए और परिवार बसने लगे। कहाँ बसेंगे? तो जंगल में बसने लगे और एक प्रकार से मणिपुर के बाकी हिस्सों में एक असुरक्षा की भावना हुई कि हमारी जनसंख्या बदल जाएगी। हमने उसको देखा। उसी वक्त मान्यवर हमने गृह मंत्रालय में 2022 में निर्णय किया कि अब ये बॉर्डर को खुला नहीं कर सकते, बॉर्डर बनानी पड़ेगी, फेंसिंग करनी पड़ेगी। हमने 10 किलोमीटर फेंसिंग पूरी कर दी है, 60 किलोमीटर का काम चालू है और 600 किलोमीटर का सर्वे चालू है। आपने 2014 तक कभी फेंसिंग नहीं की। हमने दूरंदेशी से 30 में दंगे हुए, 21 में ही फेंसिंग का काम शुरू कर दिया था। 10 किलोमीटर ट्रायल फेंसिंग बन चुकी है, 60 किलोमीटर का काम चालू है और 600 किलोमीटर का सर्वे बाकी, जिससे ये घुसपैठ को रोका जा सके। फिर एक अनरेस्ट खड़ा होने लगा क्योंकि वहां जनसांख्यिकी बहुत निर्णायक होती है माननीय। घाटी में कुकी भाई रहते हैं, पहाड़ पर ट्राइबल भाई रहते हैं, तो उनके घाटी में मतई रहते हैं और पहाड़ पर कुकी और नागा ट्राइबल भाई रहते हैं। तो एक जनसांख्यिकी के बदलाव का बड़ा दबाव रहता है कि हमारी संख्या, हम अल्पमत में आ जाएंगे। तो इसके लिए हमने लगभग जनवरी महीने से हमने वहां पर जितने भी शरणार्थी आए थे उनको एक परिचय पत्रक देने की शुरुआत की। उनका थंब इंप्रेशन लिया, आई इंप्रेशन लिया और थंब इंप्रेशन और आई इंप्रेशन को वोटर लिस्ट और आधार कार्ड के नेगेटिव लिस्ट में डालने का काम किया। ऐसा नहीं है मान्यवर कि यहाँ गृह मंत्रालय के कंट्रोल रूम में कोई आंख मूंद कर हुआ। 2023 में दंगा हुआ, 21 में हमने फेंसिंग चालू करी, 22 में हमने फेंसिंग चालू करी और 23 की शुरुआत में हमने थंब इंप्रेशन और आई इंप्रेशन लेने की शुरुआत की और उसको भारत के वोटर लिस्ट और आधार के नेगेटिव लिस्ट में डालने की। फिर भी ये जिस प्रकार से संख्या बढ़ती गई, एक असुरक्षा की भावना मतई लोगों में फैलती गई मान्यवर। ये जो वहां पर एक फ्री रेजिम है, नेपाल की तरह वहां पासपोर्ट नहीं चाहिए। अब ये मत कहना है कि हमने क्यों नहीं करा, 1968 से करा हुआ है भाई। 1968 से एक समझौता है भारत और ब्रह्मदेश की सरकारों के बीच में कि बॉर्डर के 40 किलोमीटर से जो अंदर आएगा या यहाँ से 40 किलोमीटर से आएगा उसको पासपोर्ट नहीं चाहिए। ये समझौता है, किसी को रोकना भी असंभव था। और इतने हजारों किलोमीटर की बॉर्डर में बाढ़ भी नहीं लगी थी, फेंसिंग भी नहीं थी, तो संख्या बढ़ती गई और असुरक्षा बढ़ती गई। इतने में एक अफवाह फैल गई 29 तारीख अप्रैल को कि 58 ये वसाहतें जो थी शरणार्थियों की, उसको गांव घोषित कर दिया गया। अब गांव घोषित करने की अफवाह से ही घाटी में बहुत बड़ा अनरेस्ट शुरू हुआ मान्यवर। और वो अनरेस्ट को भी हमने माइक वाली जीपे चलाई, बताया गया कि भाई कोई गांव घोषित नहीं हुआ है। मगर अफवाहें जब फैलती है तब फैलती है अविश्वास का वातावरण। और घोषित जंगल गांव घोषित किया, जंगल गांव घोषित किया जो वसाहतें थी उसको, तो उनको लगा परमानेंट अब यही बस जाएंगे। तो एक अनरेस्ट खड़ा हुआ। उसके बाद में आग में तेल डालने का काम हाईकोर्ट मणिपुर के अप्रैल महीने में आए हुए एक फैसले ने कहा, जिसने सालों से पड़ी हुई एक लंबित पिटीशन को अचानक चलाया। अचानक चलाकर ना भारत सरकार के ट्राइबल आयोग को शपथ पत्र लिया, ना भारत सरकार के ट्राइबल डिपार्टमेंट का लिया, ना भारत सरकार के गृह मंत्रालय का लिया, ना मणिपुर सरकार का लिया और अचानक ही कह दिया कि 29 अप्रैल के पहले इस मतई जाति को ट्राइबल घोषित कर दिया। इससे पहाड़ पर बहुत बड़ा अनरेस्ट हुआ, ट्राइबलों में बड़ा अनरेस्ट हुआ कि अब मतई ट्राइबल बन जाएंगे तो हमारी नौकरी हो गई। स्पर्धा का भाव होता है और स्वाभाविक है, एक कोई कानूनी प्रक्रिया के बगैर एक ऑर्डर कर दिया गया, जिसके कारण ऊपर भी, नीचे ऑलरेडी अनरेस्ट चालू था, ऊपर भी अनरेस्ट हुआ और 3 तारीख को एक रोली के अंदर एक क्लैश होता है और क्लैश होने के बाद दंगे चालू हुए जो अब तक अशांत परिस्थिति को बनाए हुए हैं। अब इस परिस्थिति को आप वो क्यों नहीं गया, ये क्यों नहीं गया, इस तरह से आप तुलना मत करिए। ये परिस्थिति जन्य दंगे है मान्यवर। मैं आगे भी कहना चाहता हूँ, इसके साथ एक बहुत बड़ी बात दूसरी भी हुई है कि वहाँ मिलिट्री का शासन आने के बाद थोड़ी ढिलास आ गई है और नार्कोटिक्स का भी बहुत बड़ी तस्करी म्यांमार की ओर से मणिपुर की ओर हुई है। इसके व्यापार से भी बहुत बड़ा अनरेस्ट हुआ है। मगर जो क्लिंचिंग चीज थी वो कोर्ट का जजमेंट थी, उसकी अंतिम तारीख 29 मई थी और इसके विरोध में एक जुलूस निकला। जुलूस में दोनों ग्रुपों के बीच में भिड़ंत हुई और देखते देखते घाटी में और पहाड़ पर दोनों जगह एक दूसरे पर हमले करना, हिंसा करना शुरू हो गया।
मान्यवर, अब दो सवाल है कि हिंसा शुरू करने के बाद क्या किया, मैं उस पर बाद में जाता हूं। इतनी ही शांति से बताऊंगा, कोई जरा भी मन में, मैं कोई किसी चीज से भागना नहीं चाहता, भागना मेरा स्वभाव ही नहीं है भाई, मैं किसी भी चीज से भागना नहीं। मगर मणिपुर की नस्लीय हिंसाओं के इतिहास को समझना पड़ेगा। 1993 में श्री पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, राजकुमार दोरोन्द्र सिंह कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री थे, और नागा कुकी संघर्ष हुआ। नागा कुकी भी नस्लीय हिंसा थी, और उस वक्त 750 लोग मारे गए, 200 लोग घायल हुए, 45,000 लोग शरणार्थी थे, और 1.5 साल तक ये हिंसा अविरत रूप से चलती रही। अब ये कहते हैं प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोले? भाई 700 लोग मारे गए थे, 200 लोग घायल हुए, 45,000 लोग शरणार्थी बने। आपको मालूम है जवाब किसने दिया? मान्यवर, इनको मालूम है जवाब किसने दिया? MOS राजेश पायलट। और ये मुझे नहीं बोलने देते। मान्यवर, इतनी जघन्य घटना हुई, भारत सरकार से किसी ने मुलाकात की क्या था? ट्राइबल मिनिस्टर गया? ना जी। समाज कल्याण विभाग के मंत्री गए? ना जी। होम मिनिस्टर का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। MOS गए? ना जी। और ये पूछते हैं हमें कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? अरे भाई, आप जरा देखिए कि नस्लीय हिंसाओं का इतिहास, मैं पूरा बताता हूं, सब मुझे जल्दबाजी नहीं है, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, मुझे पूरा बताना है इतिहास। संसद के अंदर विपक्ष बोलते बोलते थक गया, गृह मंत्री जवाब देने के लिए खड़े नहीं हुए, MOS ने जवाब दिया मान्यवर, और ये लोग प्रधानमंत्री जवाब दे वो मांग से पूरा पार्लियामेंट होल्ड करे हुए। मान्यवर, 1993 में दूसरी बार संघर्ष हुआ, मतई पंगल संघर्ष हुआ, 100 लोग मारे गए, वो भी 1 साल तक चला, और राज्यसभा में गृह मंत्री ने जवाब दिया, बस, लोकसभा में नहीं। और ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री जवाब दे। मुलाकात की किसी ने नहीं की, ना गृह मंत्री ने, ना MOS ने, किसी ने नहीं की। फिर इंदर कुमार गुजराल आए 97-98 में, कुकी पाइते संघर्ष हुआ, 350 लोग मारे गए, 1 साल तक संघर्ष चला, ये भी नस्लीय हिंसा है। मैं टेररिज्म की घटनाएं नहीं गिना रहा, नस्लीय हिंसा समझा रहा हूं। 1 साल तक चला, चर्चा ही नहीं हुई, स्टेटमेंट भी नहीं हुआ, सवाल भी सारे खारिज कर दिए गए, और ये कहते हैं प्रधानमंत्री जवाब दे। और मैं डे वन से कह रहा हूं मान्यवर, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, मेरी ड्यूटी है, मैं देश के प्रति जवाब दे हूं, संसद के प्रति जवाब दे हूं, विपक्ष के प्रति भी जवाब दे हूं, मैं आपको जवाब देने के लिए। मुझे बोलने नहीं देते हैं, कि किस प्रकार का लोकतंत्र है मान्यवर? तो अब तो बोलने ही दोगे, अब तो बोलने ही दोगे दादा। मैं पहले की बात कर रहा हूं, पहले की बात कर रहा हूं। और हमारे गोगाई जी कहते हैं मौन तोड़ने के लिए लाया गया। अरे भाई, मौन रखने वाले तो हार गए और वहां बैठ गए, हम तो बोलने वाले हैं, जवाब देने वाले हैं। हम मौन नहीं रखते, मौन आप रखते हैं, हमें कुछ नहीं छुपाना, हमारा कोई आदमी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। मैं नाम बोलना नहीं चाहता, गृह मंत्रालय के रिकॉर्ड पर नेताओं के नाम है, सुनना है तो बता दूं, आप खड़े होकर कहे तो बताओ, तो मैं बता देता हूं, नाम सुनना है। मान्यवर, बाद में 2004 में मनमोहन सिंह जी थे, इबो सिंह जी थे, लगभग 1700 लोगों के एनकाउंटर हुए, 1700 लोग एक तरफा वर्दी से। ऐसा वहां मानते, मैं नहीं मानता, मैं तो व्यवस्था में विश्वास रखने वाला हूं, वहां लोग मानते हैं वर्दी से की हुई नस्ली हिंसा। 1700 सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, ढेर सारी SITयां बनी, मगर किसने जवाब दिया? कोई नहीं, एक चर्चा नहीं, ना MOS, ना मिनिस्टर। अब मुझे बताइए भाई, चिदम्बरम साहब हैं, और वहां राज्यसभा में मेरा हिसाब मांगते थे, मुझे बोलने नहीं देते। मैं आपके माध्यम से देश की जनता को कहना चाहता हूं, ये परिस्थिति जन्य नस्लीय हिंसा है, इसको राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। और मान्यवर, 3, 4, 5 मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, इस देश के प्रधानमंत्री ने रात को 4 बजे भी मुझे फोन किया है, और दूसरे दिन 6:30 बजे मुझे फोन से उठाया भी इस देश के प्रधानमंत्री ने। और कह रहे हैं मोदी जी ध्यान नहीं रखते। मान्यवर, 3 दिन तक लगातार हमने यहां से काम करने का काम किया, 16 वीडियो कॉन्फ्रेंस करी, 36,000 लोग सिक्योरिटी फोर्सेस CAPF के वहां पहुंचाए, वायुसेना के विमानों का उपयोग किया, चीफ सेक्रेटरी बदल दिया गया, DGP बदल दिया गया, सुरक्षा एडवाइजर भेज दिया गया, चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार ने भेजा, DGP भारत सरकार ने भेजा, सुरक्षा एडवाइजर भारत सरकार। ये सब 4 तारीख की शाम को समाप्त हो गया था। 3 को हिंसा हुई, 4 तारीख को समाप्त हो गया था। और ये कहते हैं 356 क्यों ना लगाया? 356 तब लगती है जब हिंसा के समय राज्य सरकार कोऑपरेट न करे। हमने DGP बदल दिया, उन्होंने भारत सरकार के DGP को स्वीकार कर लिया। हमने चीफ सेक्रेटरी बदल दिया, उन्होंने भारत सरकार के चीफ सेक्रेटरी भेजे हुए चीफ सेक्रेटरी। मैं यही कह रहा हूं, समझ ना हो तो नहीं आएगी भी। CM तब बदलना पड़ता है जब कोऑपरेट न करे। ये CM कोऑपरेट कर रहा है, DGP, सुरक्षा सलाहकार, ये सबको हमने बदला है। मान्यवर, बैठ जाओ यार। खुफिया आप इतनी चिंता करो कि मैं आसाम पढ़ने जाऊं।
मान्यवर, यूपीए के शासन में वहां नाकाबंदी की जाती थी, ब्लॉकेट लगाए जाते थे। एक साल में 139 दिन से 30 दिन तक का ब्लॉकेट रहा, 5 साल तक ब्लॉकेट लगे और उस वक्त पेट्रोल के दाम 1200 रुपये तक पहुंचे थे। हमने 28 दिन में पूरा काम पूरा कर रेलवे को वहां पहुंचाया है और अबाधित रूप से आज सप्लाई वहां पर चालू है और दामों को बढ़ने लगे अबाधित रूप से। और इतनी कठिन परिस्थिति थी कि कुकी एरिया में मटई ड्राइवर नहीं जा सकते थे, मटई एरिया में कुकी ड्राइवर नहीं जा सकते। हम आसाम से ट्रक भी लाए, ड्राइवर भी लाए, सेना को भी लगाए और जाकर दामों को हमने कंट्रोल करने का काम किया। मान्यवर, मैं हिंसा की भी आंकड़े देना चाहता हूं। मैं क्यों कह रहा हूं कि आप राजनीति कर रहे हो, मैं लॉजिक के साथ कह रहा हूं। मान्यवर, अब तक 152 लोग मारे गए, इसमें कोई छुपाने की जरूरत नहीं है। ये सोशल मीडिया के जमाने में छिप भी नहीं सकता है और हमारा स्वभाव भी छिपाने का नहीं है। मान्यवर, 152 लोग मारे गए, इसकी एनालिसिस क्या है? मई में 107 मारे गए, मई महीने में, आज हम अगस्त में, जून में 30 मारे गए, जुलाई में 15 मारे गए और अगस्त में अब तक 4 मारे गए। मान्यवर, मई में जो 107 मारे गए उसमें से 68 लोग 3, 4 और 5 में पहले 3 दिन में ही मारे गए। मैं इसके माध्यम से ये कहना चाहता हूं मान्यवर कि हिंसा धीरे धीरे कम हो रही है। हम हिंसा में की आग में तेल डालने का काम न करें, हम तेल न डालें। तेल कैसे डाला जाता है मैं बताता हूं। फिर राहुल गांधी जी यहां से वहां मुलाकात करें, मैं बड़ा स्वागत करता हूं। संवेदना है, मणिपुर की चिंता है। गए एयरपोर्ट पर उतरे, उन्होंने कहा कि भाई हमें चूड़ाचांदपुर जाना है। ठीक है भाई, अगले दिन जाने वाले थे, पहले दिन कहा कोई बात नहीं, चाहिए आप जरूर जाना। हमने कहा हेलीकॉप्टर से चले जाइए, नहीं मैं रोड से जाऊंगा। पुलिस ने रोकना पड़ा। फिर 3 घंटे तक ऑल इंडिया लाइव कराकर ये नाटक देश को दिखाया और फिर 4 बजे दूसरे दिन हेलीकॉप्टर से चले गए। भाई हेलीकॉप्टर से चले जाते तो क्या आपत्ति थी, हमने सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की थी। परंतु इस प्रकार की काम करने के लिए वहां जाना, इसको पॉलिटिक्स कहते हैं गौरव जी। आप वहां जाते हैं तो कोऑपरेट करिए। चूड़ाचांदपुर जाने से कोई नहीं रुक रहा, हम हेलीकॉप्टर से भेज रहे हैं। आप जाना नहीं चाहते, नहीं मैं बाय रोड ही जाऊंगा। चलो बाय रोड जाना है, जनता को दिखाना है, तो फिर दूसरे दिन क्यों गए? दूसरे दिन भी न जाते, दूसरे दिन भी गए तो पहले दिन सत्याग्रह दिखाना था। भाई इस तरह की पॉलिटिक्स ऐसी विषम परिस्थितियों में मत करिए। क्या आप मानते हैं, आप क्या मानते हैं कि सरकार को आप इस तरह से परेशान करेंगे, चाहे वहां की हो या यहाँ की? पर जनता नहीं जानती है, जनता सारा जानती है और पहचानती भी है। इसलिए मैं कह रहा था, अधीर रंजन जी चले गए, मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रहे तो मैं बताता रहा पॉलिटिक्स करें। मान्यवर, हमने लगभग 14,898 लोगों को अरेस्ट किया है और हर केस की FIR 1106 FIR रजिस्टर कर दी गई है।